नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज गए हैं और आपका पसंदीदा शो जागते रहो अब शुरू हो चुका है। देखिए, हम आपसे हमेशा कहते हैं जागते रहो, आप जागे, आपने वोट किया और आपका वोट अब ईवीएम में कैद हो चुका है और ईवीएम में कैद हो चुकी है 5 राज्यों के जनप्रतिनिधियों की किस्मत भी। 10 मार्च का इंतजार, पिटारा खुलेगा, ईवीएम खुलेगी और किसकी किस्मत ईवीएम के साथ खुलेगी, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन एक आकलन, एक एग्जिट पोल, एक सर्वे बहुत बड़ा, क्योंकि जनता के बीच में जाकर ही सर्वे किया जाता है। तो फिर आज इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या कुछ खास बातें निकल करके आई हैं। यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार, सबसे बड़ी बात यही। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 222 से, हमारे सर्वे के मुताबिक 260 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को 135 से 165 सीट। आपको अगर पंजाब चलना है तो पंजाब चलिए, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। एग्जिट पोल ये कह रहा है आम आदमी पार्टी को 60 से 84 सीटें वहां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। बीजेपी को 32 से 41 सीटें, यानी बीजेपी को एज है, बीजेपी आगे है। कांग्रेस को 27 से 35 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आइए गोवा को, तो गोवा में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। बीजेपी को 13 से 19 सीटें, कांग्रेस को यहां एज है 14 से 19 सीटों की, यानी यहां कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मणिपुर से खुशखबरी है, क्योंकि वहां पूर्ण बहुमत की सरकार मणिपुर में बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी बातें इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल की। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर, गोवा में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे क्या असली नतीजों में तब्दील होंगे, ये 10 मार्च को आपको दोपहर 2 बजे तक या 12 बजे तक काफी कुछ तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। ये हम अपने एग्जिट पोल की बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ 2 बहुत बड़े मेहमान, 2 बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार यहां मौजूद हैं स्टूडियो में। आलोक मेहता जी हैं और अरविंद मोहन जी हैं, लगातार हमारे पैनल पर बने हुए हैं। अब सबसे पहले आलोक मेहता जी, मैं इस एग्जिट पोल पर आपका आकलन चाहूंगा, इसी लाइन पर कि कांग्रेस और बीजेपी के कांटे की टक्कर है गोवा में और उत्तराखंड में, मणिपुर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार। पंकज वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी मैं जाऊंगा। तरह से हमेशा छोटे राज्यों में, चाहे गोवा हो, उत्तराखंड हो और या मणिपुर हो, उनमें ऐसी स्थितियां हमेशा रही हैं कि बिल्कुल किनारे के 2 बड़ी पार्टियां, 3 पार्टियां, एक क्षेत्रीय पार्टी आ जाती है और इसलिए बहुत आश्चर्य हमें नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि और जिस तरह से बीजेपी ने गोवा में भी 20 कैंडिडेट अपने, मतलब जो पहले रहे थे एमएलए, चाहे वो दूसरी पार्टी से आए थे, उनको भी बदला या दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को उम्मीदवार बनाया। इस दृष्टि से गोवा को आप ये कहें, और उत्तराखंड में हरीश रावत जी को भी आखिरी क्षणों तक जितना टकराव करके और जो कोई कांग्रेस ने किया, इसलिए स्पष्ट उनको नहीं आ रहा। हमारा सर्वे कह रहा है कि हाँ, उत्तराखंड जो बने, इंडिया न्यूज़ का जो आपका सर्वे है उसमें बिल्कुल सही बात है, जन की बात के साथ, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की एज दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इस तरह के, चूंकि एग्जिट पोल है, इसलिए हम उसको ये नहीं कहें निष्कर्ष। असली मुकाबला पंजाब में जिस तरह से हुआ है आम आदमी पार्टी की, एक तरह से यदि कुछ सर्वे जो दूसरे हैं उनमें तो लहर दिखाई दे रही है, हमारा सर्वे लगभग जितना कह रहा है, यदि उतना भी आता है तो ये कांग्रेस के लिए और अन्य पार्टियों के लिए, बीजेपी तो पहले भी वहां नहीं थी। उत्तर प्रदेश का भी एक ऐतिहासिक चुनाव है अनुराग जी। उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि लगातार दूसरी बार आने वाले मुख्यमंत्री बहुत कम रहे। उन 60s के पहले की बात, 70s के पहले की बात छोड़िए, उसका लगातार बदलते थे, 67 के बाद से बदलते रहे। ऐसी स्थिति में 5 साल राज करके दोबारा आना, दूसरा प्रधानमंत्री के स्तर पर नरेंद्र मोदी खुद जितना कैंपेन करना उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर के, और हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी का माना जाता है, काशी, अयोध्या, लेकिन और अयोध्या के बाद लगता था कि क्या मुद्दा रहेगा, लेकिन वो मुद्दे के साथ अनाज घर घर पहुंचाना, ये जो बड़ा काम हुआ, जो किसानों के लिए देने का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अभी भी हो सकता है तो सीटें कम हुई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत निर्णायक जो गरीब लोगों के लिए किया गया, जातिगत जो समीकरण तोड़े हैं, जो लक्ष्य रहा है
हाँ। तो जिसके लिए हम और आप वर्षों से कहते रहे हैं कि जातिगत आधार पर न हो, गरीब गरीब है, मध्यम वर्ग है, अमीर अमीर है, वो तोड़ने की कोशिश इस परिणाम में, एग्जिट पोल में तो कम से कम दिखाई दे रहा है। जी अरविंद मोहन जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, एग्जिट पोल अनुमान ही है, ओपिनियन पोल से बेहतर, क्योंकि ये वोट दे के निकले लोगों के राय है, तो उसको जैसे भी समेटा जाए। लेकिन बड़ी एजेंसियां जो थी बाजार से वो गायब हैं, और अब जो एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, मुझे अभी भी उनके सर्वे के मेथोडोलॉजी पे, उनके इस पे गंभीर शक है, क्योंकि आंकड़ों को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अपने आंकड़ों को भी अगर हम माने काफ़ी सच के करीब, तो ये आंकड़े बताते हैं। बाकी प्रदेशों के मामले में मैं मानता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। तीरथ जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं सर, वो ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। बेशक भारतीय जनता पार्टी को एज है, वो थोड़ी आगे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस इतने करीब आ जाएगी उत्तराखंड में, इसकी उम्मीद थी क्या? देखिए, ये एग्जिट पोल है और 10 तारीख को परिणाम आएंगे, दूर नहीं है, 2 दिन बीच में है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह जनता का, जनमानस का विकास को लेकर के एक मन में मोदी जी के प्रति एक जो भाव था, और उसको देखते हुए लगता है कि महिलाओं को विशेष करके जो देखने को मिला कि उन्होंने विकास देखा, मोदी जी को देखा, साथ में प्रदेश की सरकार का जिस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का जो काम रहा, आम गरीब के घर में भी आज भी राशन पहुंचने का जो काम हुआ है, और यही नहीं तो स्वास्थ्य योजना के तहत भी गरीबों को इलाज के लिए अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए देने का जो काम हुआ जी, हर घर में पानी पहुंचने का काम, शौचालय, बिजली, उज्ज्वला, गैस, ये सारी चीजें तमाम, और इससे बढ़कर मैं यदि कहूं तो सड़कों का तो जाल बिछाई। अटल जी ने राज्य दिया, मोदी जी ने उसका चौमुखी विकास करने का जो काम किया है, तो ट्रेन का भी पहुंचना, तो ये कल्पना से परे जो काम हुए हैं, जाहिर सी बात है, उनको देखते हुए विशेषकर महिलाओं, रावत जी, मैं यही आपसे पूछ रहा हूं, मैं सर यही आपसे जी मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इतने काम भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किए हैं, तो फिर हरीश रावत जी इतने आगे तक कांग्रेस को कैसे ले आए? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं जो एग्जिट पोल है उस पे तो मेरा प्रश्न चिन्ह नहीं है, और न इफ एंड दैट मैं कुछ, लेकिन 10 तारीख पे, और हम पूर्ण आश्वस्त हैं। हमारी आज बैठक भी थी, बातचीत भी हुई है, सभी विधायक बुलाए थे, समीक्षा हुई है, तो उससे लगा कि हम लोग बहुमत में आएंगे और सरकार बनाएंगे। तीरथ सिंह रावत जी, मेरे साथ हमारे 2 एडिटोरियल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, अरविंद मोहन जी और आलोक मेहता जी। अरविंद मोहन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे तीरथ जी से? नहीं, आप काम गिनवा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो आप ही के काम को स्वीकार नहीं किया, तो क्या मतदाता भी वही मूल्यांकन लेके चल रहा होगा या उससे अलग राय रखेगा? नहीं, मैंने देखिए, आखिर जनता का जो आशीर्वाद, और मैं कहूं कि जो मिला भाजपा के पक्ष में, और विकास के मुद्दों को लेकर के, और विकास मैं सोचता हूं, मैं तो कई बार कहता हुई हूं कि इतना विकास कभी हो नहीं सकता उत्तराखंड के अंदर जितना इस बीच हुआ है, और आज भी वो आगे बढ़ा है, तेजी से बढ़ रहा है, काम हो रहा है, चल रहा है। तो उसमें जनता ने अपने मोहर लगाया, विशेषकर महिलाओं ने, और साइलेंट वोट भी आज था महिला में। मैं कहूं कि आज भी उनका मोदी जी के प्रति और जिस प्रकार का एक रुझान हमको दिखा है, तो उससे तो हम आश्वस्त हैं। और मैं तो ये नहीं कह सकता कि कहीं भी दूर दूर तक है बात, मैं तो ये कहूंगा कि मिथक टूट जाएगा
कि जो कहते थे लोग एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, मैं तो कहूंगा कि इस बार भी भाजपा की सरकार। चलिए ये होने वाला। मैं आलोक मेहता जी का एक सवाल आपके लिए ले लेता हूं, फिर प्रीतम सिंह जी भी हमारे साथ हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनसे भी मैं आपकी बातों का जवाब लूंगा। आलोक मेहता जी। हाँ रावत जी, मैं असल में जानना चाह रहा था कि 3 बार मुख्यमंत्री बदलना, क्योंकि अभी जो आंकड़ा आ रहा है बिल्कुल किनारे किनारे है हम लोगों के हिसाब से। आप सोच रहे हैं कि पूरा बहुमत मिलेगा, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि लगभग ऐसा है कि 2 सीट आगे 2 पीछे। ऐसी स्थिति में क्या 3 बार नहीं बदले जाते और अंतिम, जैसे कुछ महीने पहले बदलने से यदि नहीं बदले जाते तो क्या ज्यादा सीटें मिल सकती थी? जैसा आप कह रहे हैं, यदि विकास योजनाएं ठीक चलती हैं, एक आदमी करता है, दूसरा बदलता है, फिर तीसरा बदलता है, क्या इसका फायदा नहीं मिलता यदि जल्दी परिवर्तन नहीं होते? नहीं, देखिए, यदि मुख्यमंत्री बदलने की बात हो तो ये तो कांग्रेस में भी हुआ है, भाजपा में भी है, लेकिन ये जनता के लिए मुद्दा नहीं है। जनता का मुद्दा है, इशू है विकास। किसने उनको विकास से जोड़ा है और विकास किया है उत्तराखंड के अंदर, और आम जन को सुविधाएं दी हैं। मैं यदि कहूं तो मैंने अभी कहा कि गरीब कल्याण के राशन देने का भी काम हो, हर तरह से हमने विकास जोड़ा है लोगों को। तो यही नहीं तो हमने अस्थायी नियुक्तियां देने का भी काम किया है, और इन कामों पे जनता ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि हम तो आश्वस्त हैं इन्हीं कामों को देखते हुए कि आज जनता और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये उत्तराखंड, चाहे हमने सैनिकों की बात, उनका सम्मान करने का काम जो हुआ है मोदी जी के द्वारा। तीरथ जी बने रहिएगा, तीरथ जी हमारे साथ बने रहिएगा। आप जो कुछ कह रहे हैं, एक बार उन बातों पर मैं प्रीतम सिंह जी का भी रिएक्शन ले लूं, बहुत जरूरी हो जाता है। प्रीतम सिंह जी, अक्सर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की बात करती है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में फायदा आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां इंजन बड़ी तेजी के साथ बदले गए और कई बदले गए? डबल इंजन की बात करते करते तीसरा भी लगा दिया गया, फिर चौथा भी लगा दिया गया। देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाने का काम किया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की सरजमी पर आकर के बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। किसानों की ऋण माफी की बात हुई, किसान आज सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। नौजवान साथियों को रोजगार की बात कही गई, लेकिन मुझे कहते हुए खेद होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी की दर में पहले नंबर पर खड़ा है। सर, लेकिन इन मुद्दों का फायदा पंजाब में आपको नहीं मिल रहा। करने का वादा किया था, उत्तराखंड के मुतालिक की बात जरूर कर रहे हैं प्रीतम सिंह जी, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस को पंजाब में फायदा बिल्कुल नहीं होता हुआ दिख रहा है इस एग्जिट पोल में। आप बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था किसान आंदोलन के लिए हरियाणा पंजाब, लेकिन वहां से भी कांग्रेस को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए, मैंने मान लिया कि उत्तराखंड में बीजेपी को नुकसान इसलिए हो रहा है, लेकिन आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा बाकी स्टेट्स में? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत आचरण करने का काम किया। महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। हरिद्वार के अंदर महाकुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ वो आपके सामने है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। यही उत्तराखंड राज्य है जिस उत्तराखंड राज्य के अंदर एक व्यापारी ने जहर का सेवन करते हुए मंत्री के जनता दरबार में अपनी जीवन लीला समाप्त करने का काम किया है। तीर्थ पुरोहितों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, एक दिन भी जो है राजधानी वहां से संचालित नहीं हुई। तो जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आचरण किया, और उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। इसीलिए 2022 के इस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। जो सर्वे आप दिखा रहे हैं, मैं कह सकता हूं ये सर्वे है।
10 तारीख को जब मतगणना होगी तो कांग्रेस 45 से ज्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। तीरथ सिंह रावत जी, जितने काम आपने गिनाए के बीजेपी ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, उससे ज्यादा प्रीतम सिंह ने वो गिना दिए जो आपने वादे करके पूरे नहीं किए। जी मैं बता देता हूँ। अभी इन्होंने लोकायुक्त की बात की है। लोकायुक्त हमने 2012 जब जनरल खंडूड़ी जी थे तब हमने उस समय लोकायुक्त बनाया और इन्होंने आते ही उसको खत्म करने का काम किया, क्योंकि कोई इनका बंदा उसमें फंस न जाए, आया न जाए। इस तरह के जिस तरह का परचम भ्रष्टाचार में वो सरकार लिप्त थी, इसीलिए 11 पे आ गए थे, अटक गए थे। घोषणाएं अंबार न जाने कितनी की हैं, वो भी आज शायद अभी तक पूरी नहीं। कुल मिलाकर के लोकायुक्त खत्म करने की बात की है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, हमने मैनिफेस्टो में सीधा कहा था उस समय कि हम आएंगे तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। ये तो झांसा देते रहे लोगों को, झुठलाते रहे, पूरा कुछ किया नहीं। हमने ग्रीष्मकालीन जो बोला वो किया। और ये मुझे लगता है कि प्रीतम सिंह जी तो ये सदन के वो हैं प्रतिनिधि के रूप में और विपक्ष के भी नेता, क्या इनको ध्यान में नहीं कि 2 बार वहां 3 बार वहां हाउस चला, पहले में वो हाउस चला, विधानमंडल दल की बैठक हुई है गैरसैंण के अंदर, इतना जल्दी भूल जाते हैं क्या? तो ये सब किए। अस्थायी रोजगार देने की बात है। जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री में 22,000 नियुक्तियां जो वर्षों से जो नियुक्तियां रुकी हुई थी, हर विभाग में हमने नियुक्तियां निकालने का काम किया, आज वो चल रही है। यानी हर काम, और मैंने जो गिनाया, सड़कों से लेकर पानी से लेकर बिजली से लेकर के इवन गरीब कल्याण योजना के घरों में राशन पहुंचाने का काम। और कोविड के समय ये कहां छुपे हुए थे, हम तो प्रत्यक्ष जनता के बीच में थे। मैं तो इवन पीपी किट पहन करके उन पेशेंटों मरीजों के पास गया हॉस्पिटलों के अंदर, शायद कोई कर नहीं सकता नहीं है ना। तो ये काम हमने किए, हम जनता के बीच थे, जनता के काम किए, जनता को विकास से जोड़ा। और इतना ही नहीं तो चौमुखी विकास किया। उत्तराखंड राज्य हमने बनाया, अटल जी ने बनाया, कांग्रेस ने तो उस समय पथराव किया, क्या नहीं जाने क्या क्या। हम मुलायम को दोषी देते हैं, लेकिन कांग्रेस नरसिंह राव तो उसको समर्थन दिए हुए थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी, मसूरी कांड हुआ, क्या भूल जाएंगे? लेकिन तीरथ सिंह रावत जी, फिर भी उसके बाद प्रीतम सिंह जी का दावा है कि 10 तारीख को 45 से ज्यादा सीटें आ रही हैं कांग्रेस की उत्तराखंड में। नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, ये तो अभी एग्जिट पोल जो आप लोग बता रहे हैं, 10 तारीख कोई दूर नहीं है, 2 दिन बीच में है। और हम लोग पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं कि जो लोगों में जनमानस में एक धारणा बनी है कि साहब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये मिथक टूटने वाला है, फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाई प्रीतम सिंह जी, भाजपा की सरकार बनने का दावा तीरथ सिंह रावत जी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस नेक टू नेक फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस तरीके से आलोक मेहता साहब ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कई बार बदले गए और बहुत जल्दी जल्दी बदले गए, इसका जनता में इंपैक्ट गलत पड़ा हो सकता है, क्या आपको लगता है कांग्रेस को उसका फायदा मिला है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2007 से और 12 के बीच में लोकायुक्त लाए और कांग्रेस ने उस लोकायुक्त को समाप्त कर दिया। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, 2012 से 17 के बीच में जो कांग्रेस की सरकार थी, हमने लोकायुक्त बनाया और लोकायुक्त बनाने के बाद वो राज्यपाल महोदय जी के यहाँ गया और तब से वापस नहीं आया। चलिए, हमने जो कसूर किया उसकी सजा हमको 2017 में मिल गई। आपने तो वादा किया था कि 100 दिन में हम लोकायुक्त लाएंगे, तो क्यों नहीं खत्म नहीं किया मुख्यमंत्री जी? अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, खत्म नहीं किया। अब सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। सुनने का भी मादा सुनने का मादा रखिए, सुनने का नहीं, मादा बहुत है, चिंता मत करें प्रीतम सिंह जी, मादा बहुत है। ये तो आपके यहाँ जो लड़ाई झगड़ा अपने आपस में होता रहता है, बड़े खेत बहुत है। बोलिए। मुझे बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी टेलीविजन में बैठे हुए हैं,
मेरे ख्याल से मैं समझता हूं उनको इतना संयम रखना चाहिए, जब कोई बात मैं कह रहा हूं तो उसको सुन ले, उसके बाद आप जवाब दे देना। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बिल्कुल आराम से सुना, तो आप सुन लीजिए। तो लोकायुक्त को 100 दिन में लाने का वादा आपने किया था, आप लोकायुक्त नहीं लाए। आपने गैरसैंण का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं, आप 4 महीने मुख्यमंत्री रहे, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित गैरसैंण को किया। कितने दिन जो है गैरसैंण से राजधानी संचालित हुई? हालत यह है, इस सरकार में पहले मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय लिया, दूसरे मुख्यमंत्री ने उसको स्थगित करने का काम किया, और तीसरे ने उसको निरस्त करने का काम किया। ये सत्ता में बैठे हुए लोग, इन्होंने लगातार जनहित के विरुद्ध कार्य करने का काम किया, और लोग, उत्तराखंड के लोग भाजपा के जाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, और उन्होंने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई का मन बना लिया है। और जब 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, फिर हम आपके सामने, तीरथ सिंह रावत जी भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और मैं कह सकता हूं कि उस दिन हम 45 से ज्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार इस राज्य को देने का काम करेंगे। तीरथ सिंह रावत जी, एक इतिहास भी रहा है कांग्रेस बीजेपी की सरकार का। जी, हरीश रावत जी ने कहा कि अब हारने के लिए भी कांग्रेस तैयार है। जी, हरीश रावत जी ने पिछले दिन, अभी हफ्ते भर के अंदर कहा जी, आपके और साथ कांग्रेस में हारने के लिए भी तैयार रहे। बताइए। देखिए अब रावत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं कहना, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हरीश रावत जी को क्रेडिट नहीं देंगे क्या? प्रीतम सिंह जी, रहिए, हरीश रावत जी को क्रेडिट नहीं देंगे, सिर्फ राहुल प्रियंका को क्रेडिट देंगे क्या? भाजपा की विदाई हो रही है, सिर्फ राहुल प्रियंका नहीं। देखिए हम सामूहिक नेतृत्व, हम दूर तक नजर नहीं आ रहे। हम ठीक प्रश्न पूछे कि हरीश रावत जी, जो कुछ भी हो रहा है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, जिसमें हरीश रावत जी भी थे, गणेश गोदियाल जी भी थे, मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में था, और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम साथी थे। हमने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। स्वाभाविक बात है, जब हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, तो नेतृत्व तो सोनिया जी और राहुल जी कर रही थी, तो इसमें मैं समझता हूं कि आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। करें तो आप मुख्यमंत्री होंगे। आलोक मेहता जी आपसे सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप भी तो एक प्रतिपक्ष के अभी नेता रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप ही को ये अधिकार मिलना चाहिए? हरीश रावत जी को तो और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमांड दे सकता है, कहीं पर अभी जरूरत है, मुख्यालय में भी जरूरत होगी, अन्य प्रदेशों में। तो क्या उम्मीद करें कि आप नेता पद के दावेदार होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे अगली बार जब हम बात करें अगले हफ्ते? नहीं, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं, और 2017 में हम पराजित हुए। उन विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, मैंने पूरी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम किया। विषम परिस्थितियां पैदा हुई, हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी का असमय निधन हुआ, मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, मैं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास कर रहा हूं। 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और जब सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस विधानमंडल दल, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, पूरी कांग्रेस, पूरा विधानमंडल दल उस व्यक्ति के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का काम करेगा। आपने आलोक मेहता जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि हरीश रावत को और बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? क्या चीज? नहीं प्रीतम सिंह जी, मेरा ये कहना है कि आपकी आवाज साफ नहीं आई। प्रीतम सिंह जी, एक लाइन और, ये कांग्रेस विधायक दल से ही नेता चुने जाने की परंपरा नेहरू इंदिरा गांधी काल से थी। क्या आप कांग्रेस पार्टी केवल नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर रखने लगी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस विधानमंडल दल
जो बैठक करेगा उस बैठक के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएगा और राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। जो निर्णय होगा सबको स्वीकार्य होगा। धन्यवाद। और आप विश्वास दिलाते हैं कि जो बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई काम, गैरसैंण का आप भू कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, गैरसैंण का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो कितने दिन में हो जाएंगे ये वादे पूरे? देखिए, हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक बात कही थी कि 4 धाम 4 काम, उसको हम प्रथम प्राथमिकता पर करने का काम करेंगे और चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे हमने उत्तराखंड के लोगों से किए हैं उन वादों को हम पूरा करने का काम करेंगे। ये उत्तराखंड के लोगों को हम विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं। हम उत्तराखंड के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हम सरकार देंगे वो सरकार पारदर्शी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी और इस सरकार में लोकायुक्त होगा। ये विश्वास हम उत्तराखंड के लोगों को दिलाना चाहते हैं। लेकिन ये भरोसा आपने अपनी सरकार में विकसित करने का काम प्रीतम सिंह अगर जी, किसी ने किया पिछली तो वो सरकार में कांग्रेस अगर ने ये किया, भरोसा किसी आपने और ने नहीं उत्तराखंड किया। की जनता को दिला दिया होता, वादे पूरे कर दिए होते, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती क्यों? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कई बार लोक लुभावने नारे होते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में यह नारा किसने दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा होंगे, 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा। क्या उस पर बात हुई दोबारा? कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी सांप्रदायिक स्वार्थ को बिगाड़ करके इस तरीके की बातें चुनाव जीतने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी करती है, करती रहेगी। लेकिन लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। अब बार बार जो है ये बात चलने वाली, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। करके आपने जनता को भ्रमित किया, यही कारण है कांग्रेस का सफाया देश के अंदर से हो गया और हो रहा है। इसलिए पंजाब में नहीं आ रहे, अन्य जगह नहीं आ रहे हैं, ये सब जगह समाप्ति की ओर है। यही तो कारण है जो आप गिना रहे, इसी कारण तो कांग्रेस का सफाया हो रहा है। जिन बिंदुओं पे आपने बताया, सही कहा आपने। चलिए, 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। दावे दोनों के ही हैं और एग्जिट पोल का नतीजा ये बता रहा है, तीरथ सिंह रावत जी और प्रीतम सिंह जी की नेक टू नेक फाइट है। बीजेपी को एज हो सकती है थोड़ी उत्तराखंड में, लेकिन 10 तारीख को ईवीएम में से जो नतीजा निकलेगा वो फाइनल क्या होगा, उसके लिए बेशक 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। आप दोनों ही को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एग्जिट पोल अब तक आपने सभी देख लिए होंगे, क्या टिप्पणी है आपकी, कितना भरोसा कायम कर पाए इन एग्जिट पोल्स पर आप? देखिए, सही बात तो यह है कि एग्जिट पोल को मैं कभी न देखता हूं और न इसको कभी संज्ञान से लेता हूं। एग्जिट पोल बकवास है, हवाई लोगों की फोरकास्टिंग है, जबकि रिजल्ट हमेशा चौंकाने वाला आता है। 10 मार्च को जो परिणाम आएगा हम उसी को मानते हैं और कई बार ये देखा गया कि जो भी सत्ता पक्ष पार्टी होती है उसके पक्ष में एग्जिट पोल हमेशा अपना अपना फरमान सुनाते रहते हैं, लेकिन परिणाम कुछ और होते हैं। इसके पहले भी राजस्थान, पंजाब का एग्जिट पोल तो सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं आया। मैं भी एग्जिट पोल में बीजेपी को दिखा रही थी, लेकिन रिजल्ट उल्टा हुआ और इसीलिए एग्जिट पोल को मैं कभी भी न गंभीरता से लिया हूं, न आज भी ले रहा हूं। रही बात 10 मार्च को लोगों को इंतजार करना चाहिए और जो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तिथि है उसमें जो परिणाम आने वाला है वही जनता का जनादेश होगा और वही सभी को मान्य होगा। लेकिन एक अनुमान, आप भी जनता के बीच रहते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, एक अनुमान आपको भी लग गया होगा। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है जो आपके मन में है? देखिए, आप जानते हैं कि किस आधार पर मीडिया अपना एग्जिट पोल दिखाती है। 10-5 आदमी को सर्वे किया, उसके आधार पर सुना देती है। हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना सैंपल साइज भी बता चुके हैं। 10-5 आदमियों पर सर्वे नहीं किया गया। ये 3000 से लेके 15000 लोगों तक पर सैंपल साइज है ये इस सर्वे का। खैर, आप अपनी बात कहिए, मैं तो आपका एग्जिट पोल पूछ रहा हूं सर। मीडिया का एग्जिट पोल छोड़ दीजिए। तादाद में मतदाता हैं, जहां करोड़ों की मतदाता हैं
वहां 10-5 हजार का कोई मायने नहीं रखता है। और रही बात, इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो जनता का संदेश बड़े पैमाने पर आ रहा है उसका इंतजार करना होगा। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी। और रही बात जिसकी एग्जिट पोल में सरकार बना रहे हैं, वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। ये मैं कह रहा हूं, 10 मार्च को हम फिर मिलेंगे अपने इसी स्टैंड को लेकर के। वो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा, वो दहाई में सिमटेगा और हम 300 के पार जाएंगे। समाजवादी पार्टी महागठबंधन 300 सीट कम से कम लेगी और उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। क्योंकि हम भी प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभाओं में बहुत कुछ जगहों पर जाने का मौका मिला और वहां पर जो जनादेश है, जो जनता का रुझान है, जो जनता के द्वारा बताया गया है, उसके मुताबिक मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। नहीं, लेकिन आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि आप अपने साथ अपने समाज को भी ठीक से ला नहीं पाए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर जातिगत सर्वे देखा जाए तो एग्जिट पोल का वो भी यही बता रहा है। ये तो वक्त बताएगा। आपका जो चैनल है, आपका चैनल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसका हमेशा सम्मान करता हूं। लेकिन यह 10 मार्च बताएगा कि हम कितना लय आए हैं और कितना नहीं लाए हैं। ऐसे लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं वो दिन धराशायी होंगे। जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि उनको भी हार का मुंह देखना पड़ेगा, वो भी हारेंगे। और साथ ही साथ जिनको बड़ा घमंड और गर्व है सरकार बनाने का, उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। योगी सरकार की विदाई होने जा रही है। ये कहीं ठहरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी द्वारा जो आज एक महागठबंधन बना करके प्रदेश की जनता के बीच में पहुंचा गया है, उसमें जनता का जो रुझान आया है, आज महागठबंधन को अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारे एडिटोरियल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी और आलोक मेहता जी। 10 मार्च का परिणाम मैं चाहूंगा, स्वामी जी मैं चाहूंगा एक एक सवाल आप उनका भी लें। अरविंद मोहन जी, आपका सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। स्वामी प्रसाद जी, ये सारे एग्जिट पोल हम ना भी माने, आप कह रहे हैं उसको ये कर लें, तो भी कोई अनुमान आपको क्या 300 से नीचे का भी है, या अभी भी आप चुनाव प्रचार के मोड में हैं कि अभी आपको लग रहा है कि अभी चुनाव जारी है? और जैसे मान लीजिए आप दोष लगाते हैं एग्जिट पोल पे कि वो दूसरा पक्ष का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आप अभी असलियत पे आए हैं या अभी भी आपको लग रहा है कि चुनाव प्रचार चल रहा है और आज बोलने से भी कोई फर्क पड़ेगा? आज तो मैंने अब वो दिन आ गया जब हम सब असली परिणाम तो 10 मार्च को आएगा। अब देखिए, अभी चाहे मीडिया हो या कोई अन्य एजेंसी हो, अभी सभी कयासबाजी कर रहे हैं, इसलिए हम कयासबाजी में विश्वास नहीं करते। 30,000 का सैंपल हम हमारा 10 मार्च के परिणाम में ही विश्वास करते हैं और हम उसका इंतजार करेंगे। 10,000 के सैंपल पे अमेरिका जैसे मुल्क में जहां बहुत विविधता है, अगर 10,000 का सैंपल भी अमेरिका में आता है तो वो सही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। 30,000 का सर्वे लेके हम लोग अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो इसको ये कहना कि कुछ हजार लोगों से, हर जगह के चैनल का अपना अलग अलग स्तर है। अब अमेरिका का स्तर क्या है और हमारे यहाँ का स्तर क्या है सभी जानते हैं। किस तरह से मीडिया किसको बकअप करता है, किसको गिराता है, ये सब मैनेजमेंट से चलता है। हमें राजनीति में हम बहुत बच्चे नहीं हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका अनुभव बुरा हो सकता है इस मामले में, लेकिन इंडिया न्यूज ने सत्ता पक्ष के सत्ता के पक्ष में कोई एग्जिट पोल नहीं किया। पंजाब का आपने देखा होगा एग्जिट पोल, हमने जो जनता के सैंपल साइज से निकल करके आया वही नतीजा दिखाया कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक चैनल को इंगित नहीं कर रहा हूं। हम जब अमेरिका की बात आई तो मैंने कहा ये भारत है, अमेरिका नहीं है। ठीक बात है। इसलिए अमेरिका की तुलना अभी भारत से मत करिए। भारत में वहां का पोल तरीका कुछ और है। यहां पर आम पब्लिक बड़े पैमाने पर वोटिंग करती है। दोनों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में और दोनों के वोटिंग व्यवस्था में अंतर है। इसलिए यहां पर ऐसे भी लोग हैं जो वोट देते हैं, कभी बोलते नहीं है। अब जो बोलते नहीं है उनका आप असेसमेंट कैसे करिएगा, उनका सर्वे कैसे करिएगा, उनको किस गिनती में रखिएगा? इसलिए जहां साइलेंट वोटिंग होती है, साइलेंट वोटिंग होने पर जहां कभी भी मतदाता
अपनी बात को ओपन नहीं करता है, कमजोर बात। तबके के लोग हैं, ठीक है। गरीब तबके के मेरे लोग पास- हैं, मेरे वो पास डर के दो- मारे अपनी बात को बता नहीं सकते हैं, लेकिन वोटिंग करने के लिए क्योंकि साइलेंट वोटिंग होती है, तो जहां उनको वोटिंग करना रहता है वोटिंग करते हैं। और यही कारण है कि जो वोट चुप है वो सर्वे में शामिल नहीं होता शामिल है। नहीं होता। इसलिए ठीक बात कही आपने। 10 मेरे पास मार्च दो का बहुत अहम अभी सवाल हैं। अंतिम होगा, अभी कयासबाजी में मैं कोई यकीन नहीं करता। मेरे पास दो बहुत अहम सवाल हैं स्वामी जी, एक आलोक मेहता जी का है और एक अरविंद चतुर्वेदी जी का है। हमारे चैनल हेड हैं इंडिया न्यूज यूपी के, लेकिन आलोक मेहता जी पहले आप सवाल पूछ लें, फिर अरविंद का सवाल लेते हैं। देखिए मौर्य जी, आप बहुत अनुभवी हैं। क्या ये माना जाए कि आपके बात को भी यदि माने तो क्या वापस मंडल वाली बात या जातीय आधार पर जो पार्टी है अब उनका भविष्य और अधिक उज्जवल होगा? चूंकि जो बीजेपी है उसका नारा ये था कि हम जातिगत नहीं, हम हिंदुत्व के नाम पर या विकास के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी ने खास करके और आपके साथ जब समझौता हुआ है तब ये हुआ कि भाई ठीक है, जातीय आधार पर भी हमें वोट का, चूंकि गरीब तबके का। लेकिन इसके साथ मौर्य जी, चूंकि आप तो बहुत पुराने अनुभवी, इसलिए मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, बसपा वो भी तो दलित वोट के नाम पर करती थी, तो क्या उसका जातिगत आधार पर तो उसका तो नीचे बिल्कुल ही बहुत ही कम दिखाई दे रहा है? और आप भी मानेंगे कि शायद आपका और समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो फिर गरीब तबका जो दलित है, क्या फिर जातिगत समीकरण कैसा रहा? देखिए, पहली बात तो चूंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं केवल इतने कहना चाहता हूं, बसपा से ही निकला वोट बैंक कभी बीजेपी की सरकार बनाई थी, वही वोट बैंक बीजेपी से निकल करके सपा में आया है, इसलिए अब सपा की सरकार बनेगी। जो वोट बैंक है वही है, सेम है। जो बसपा से नाराज हुआ, भाजपा में जाके बना दिया भाजपा की सरकार, भाजपा से नाराज हुआ, सपा में आकर के वो सपा की सरकार बनाने जा रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कभी बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी, आज वो 10 और 5 की इकाई में सिमट रही है। रही बात बीजेपी, 2017 के पहले 14 साल का वनवास झेली है, ये वही वोट बैंक था जिसको सरकार बनाई थी। आज जिस तरीके से बीजेपी ने दलितों के आरक्षण पर डकैती डाली, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली, किसान विरोधी बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ी, आज किसानों की फसल छुट्टा जानवर चर करके सभा चट कर दे रहे हैं। 75 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई, बल्कि पुलिस की लाठियां उनको खानी पड़ी। आज इनकी गलत नीतियों से छोटा व्यापारी भुखमरी कगार पर है। ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहां जाएगा? उसको तो भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा। जिनकी गलत नीतियों के नाते ये आज पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश है, इसका खामियाजा उन्हीं को उठाना पड़ेगा। रही बात, ये हम लोग बीजेपी में थे, आज जो बहुत बड़ा जनधार बीजेपी से टूट करके आया है दलितों और पिछड़ों का, वो सपा के साथ खड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। ठीक है, अरविंद चतुर्वेदी जी, आपका सवाल। मेरा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य से ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो इस बात को समझ गए कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार सरकार नहीं बनाने जा रही है, और जिस दमखम के साथ आए, क्या उनको पूरा सम्मान मिला? उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन खैर चलिए वो एपिसोड बीत गया। स्वामी जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? क्योंकि जो विश्वास और जो लोगों को लाने की शुरुआत आपने की, उसके बाद से ये माहौल बदला है। अगर आपकी बातों को मैं एनालिसिस करूं तो चतुर्वेदी जी, मैं केवल इतने कहना चाहता हूं, मेरा मकसद था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करना। योगी जी ने जो पाप किया है, दलितों के आरक्षण पर डकैती डाली, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली, किसान विरोधी बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ी, छुट्टा जानवर से आज जनता किसान परेशान है, आज बेरोजगार नौजवानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। वो तो हो गया, वो तो तो आपने कर दिया। अब आपका क्या होगा? मैं तो जानना ही चाहता हूं कि भाई डिप्टी सीएम आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं मौर्य जी? मैं वहीं आ रहा हूं जी, मैं वहीं आ रहा हूं। अब सपा की सरकार बनेगी। देखिए, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री का अपना विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है कि अपने मंत्रिमंडल में किसको किस रूप में रखता है। आज हमारा मकसद था बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगाना।
अब यह मकसद डिप्टी सीएम का पद लेना या कोई और विभाग लेना या कोई और पद की मांग करना, यह मकसद नहीं था। अब क्या होगा, ये मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने वेग से किसको कहां रखना है, इतनी सारी बातें अखिलेश यादव जी ने आपकी मानी है स्वामी जी, उसमें हमारा जिस दावे के साथ आप गए हैं, और मुझे याद है जिस समय मेरी बात हो रही थी, जिस समय आपने ज्वाइन किया था समाजवादी पार्टी, आपका दावा था कि बहुत सारे लोग आपके संपर्क में हैं, और उसके कुछ दिनों बाद ही दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो मैं समझना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोला, तो अब वक्त आ गया है उनको इनाम पाने का। ये तो मैं जानता हूं कि अखिलेश जी का विवेक होगा कि वो किसको क्या बनाते हैं, लेकिन स्वामी जी उनको राय देते थे, स्वामी जी से वो मशवरा करते थे। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा ना कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मशवरा करके वो आगे का विस्तार करेंगे अपने मंत्रिमंडल का, जिस तरह से आप कह रहे हैं। नहीं, ठीक है चतुर्वेदी जी, आप जो सोच रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूं। लेकिन मैं राजनीति में कभी कुछ मांगता नहीं हूं। मैं वैचारिक मतभेद होने पर मैं लड़ता भी हूं और प्लेटफॉर्म आने पर ईमानदारी से काम भी करता हूं। अब जब आज सपा का प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है, तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ ऊंचाई तक उस विभाग को ले जाऊंगा, जो भी महत्व मिलेगा, जो भी काम मिलेगा। और साथ ही साथ मैं सरकार में ईमानदारी के साथ अखिलेश जी के साथ खड़े होकर के सरकार को जनता की कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करने में सहयोग करूंगा। इच्छा भी जाहिर कर दी आपने सरकार में शामिल होने की, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। अजीत मंडोला जी भी मेरे साथ है, पंकज वोरा जी भी मेरे साथ है। एक एक सवाल उनका भी स्वामी जी आपसे पूछें वो मैं चाहता हूं। अजीत मंडोला जी। मौर्य साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है और आपको कोई भी पद जो अखिलेश जी देंगे वो देंगे, आपको क्या आधार लग रहा है जीतने का? क्योंकि सारे एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है एकदम बहुत पिछड़ गई है, सत्ता के नजदीक आने के नजदीक भी नहीं आ रही है। और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि आज भी दलित पिछड़ा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आप कहेंगे आपके कहने पे आ जाएगा? क्योंकि आपने पूरी राजनीति जाति समीकरण पर लड़ी आपने अखिलेश जी ने, और आप अब पिछड़ रहे हो जाति समीकरण में। जी देखिए अजीत जी, आप ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदेश की जनता को धोखा दिया, नारा दिया सबका साथ और फार्मूला ला दिया 80-20 का, और जिसने भी दिया साथ, भाजपा ने कर दिया सबका सत्यानाश। तो स्वाभाविक रूप से इनके नारे कुछ होते हैं, वादे कुछ होते हैं, करते कुछ है। अब ये पहली सरकार है जिसने दलितों के आरक्षित पद पर, पिछड़ों के आरक्षित पद पर सामान्य वर्ग के लोगों को चयन पत्र दे दिया। अब सही मायने में अगर मेरा सवाल ये का अफकार मारा जाएगा तो वो इनकी पूजा नहीं करेगा, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगा। जो दलित है, पिछड़ा है, वो आप जातीय समीकरण में फंसेगा। वो पढ़ा लिखा, आपको लगता है अभी भी पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, वो जातीय समीकरण की नहीं जाएगा। बात यह है कि जब किसी मेरा मानना है इस बार ये जातीय राजनीति टूट रही है उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिकार के भावना से कहीं न कहीं एक विकल्प खोजेगा, और समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में लोगों ने स्वीकार किया। आप पिछड़ों की बात करें, आप उपलब्धि बताइए अपने पिछड़ों के लिए क्या किया आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आप बसपा में रहे, सपा में रहे, और पहले ये बताइए आपने क्या किया पिछड़ों? महागठबंधन के पक्ष में जो बयार चली है उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। बीजेपी का सुपड़ा साफ, और बीजेपी ने ही कहा था कि मौर्य साहब को स्वामी बदलने की आदत है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का यह भी मानना है कि वोट बैंक ने, जनता ने भी अपना स्वामी इस बार बदलने का मन बना लिया। लेकिन एक वादा किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने, कि आप 10 मार्च को जुड़ेंगे और इन मुद्दों पर फिर से बात करेंगे, नतीजों पर। वादा है ना ये? स्वाभाविक रूप से हम आपके सामने फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, वहीं गोवा में और उत्तराखंड में नेक टू नेक फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच।
अब होगा क्या, इंडिया न्यूज के ये एग्जिट पोल के नतीजे कितने सटीक होंगे, नतीजों से कितने मेल खाएंगे, 10 मार्च तक आपको इंतजार करना होगा। लेकिन जागते रहो के लिए सिर्फ 24 घंटे का इंतजार कीजिएगा। कल रात फिर 9 बजे आपके सामने हाजिर होंगे खबरें और खबरों के पीछे की खबर लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सबा खैर।